दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद मनीष चौधरी में। दोस्तों, पिछले वीडियोस जो हैं, जैसा कि आपको पता है, डीएफसी सेल रिक्रूटमेंट के ऊपर मैं बना रहा हूं और मैंने उसमें वेरियस वीडियोस जो है आपका रिक्रूटमेंट को लेके, क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे पोस्ट है, कैसे सिलेबस है, देन कैसा ऑफिस है एग्जीक्यूटिव का, देन आपको मैंने स्टेशन का टूर भी करवाया, साथ ही साथ मैंने सैलरी स्लिप भी आपको दोनों की दिखाई एंड मैंने डीएफसी सेल हिस्ट्री के ऊपर भी एक जो है टॉपिक आपको कवर करवा दिया डब्ल्यूडीएफसी के बारे में। तो अगर आप में से किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखा है, कुछ नए जो दोस्त हैं, कुछ नए एस्पिरेंट्स हैं, उन्होंने अगर नहीं देखा है तो पिछले वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। फर्दर आपको कोई इश्यू अगर डाउट आता है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे जो है मैसेज डाल सकते हैं। मैं आपको प्रोफाइल का लिंक दे दूँगा, क्योंकि पेज पे कमेंट में कई बार नहीं देखा जाता, नीचे ऊपर नीचे हो जाता है तो पता नहीं चलता। अगर आप कमेंट भी कर सकते हैं, जैसे भी मैं कंप्लीट उसको एनालाइज करूँगा देन आपको मैं रिप्लाई कर दूँगा। ओके, सो आप जो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो डीएफसीसीएल की प्रमोशन पॉलिसी के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि बहुत दोस्तों को पूछना भी है कि कैसे प्रमोशंस रहते हैं, कितने साल में होता है प्रमोशन, कहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। तो चलिए उसकी हम बात कर लेते हैं। तो एक बार प्लीज़ आप, जैसे आप मेरे को बोलते हो कि प्लीज़ इस पे वीडियो बनाइए, तो एक बार मैं भी कर रहा हूँ आपको, प्लीज़ एक बार चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ का लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिल सके। ओके, सो दोस्तों आज बात करते हैं प्रमोशन पॉलिसी के बारे में। तो दोस्तों ये यहाँ पे जो डीएफसी में मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जो सुपरवाइजरी पोस्ट है, यानी कि थोड़ी जो ऑफिसर लेवल पोस्ट जो हैं वो E0 से ही स्टार्ट होती हैं, देन बड़े बड़े ऑफिसर बन के एकदम बड़े ऑफिसर तक चले जाती हैं, यानी कि एमडी ऊपर जो होते हैं, एमडी के नीचे, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर के नीचे। तो ये E9 जो है ये हाईएस्ट पोस्ट होती है इसमें, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, देन जनरल मैनेजर, एजीएम, देन जेजीएम, डीजीएम एंड देन मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव ये। तो जो हम बात करेंगे, ये रिक्रूटमेंट निकला था वो एग्जीक्यूटिव से अभी बात करते हैं। जो एग्जीक्यूटिव का भी रिक्रूटमेंट निकला है तो उससे आप कहाँ तक जाएंगे। मान लीजिए इस एग्ज़ाम के आप थ्रू सेलेक्ट होते हैं, एग्जीक्यूटिव के रूप में ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो आपको ज्वाइनिंग के हर साल बाद में एक इंक्रीमेंट जो है आपका लग जाएगा, एवरी ईयर इंक्रीमेंट, ठीक है। वो आगा 3% और बेसिक पे, उससे आपको बेसिक पे बढ़ेगी, देन आपके उसी हिसाब से सैलरी भी आपकी बढ़ती है, जैसे कि उनको पता है। देन जब आपकी 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों, तब आपको सीनियर एग्जीक्यूटिव बनाया जाता है E1 लेवल पे, यानी कि 40,000 से जो उसकी बेसिक होती है, ठीक है। तो इसमें अराउंड आपकी सैलरी जो है ग्रोस कितनी पहुंच जाएगी, 70 के अराउंड, ठीक है। ओके, ये जो है ये मोस्टली टाइमली प्रमोशन होता है सब जगह। 4 साल में एग्जीक्यूटिव जो है सीनियर एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं। इनको, जैसे मैं आपको बताया कि इसमें रेलवे को एसएम कहते हैं, स्टेशन मास्टर। देन इसमें जो हमारे डीएफसी में जो सीनियर एग्जीक्यूटिव को हम बोलते हैं एसएस, यानी कि स्टेशन सुपरिटेंडेंट। तो एसएस बोलते हैं हम सीनियर एग्जीक्यूटिव को, या फिर वो उसको सीनियर एग्जीक्यूटिव जो है वो टीआई भी बन सकते हैं। वो ऑफिस पे डिपेंड है कि वो आपको एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी बना सकते हैं, वो उनकी आपको ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी आप बना सकते हैं। ओके, सो इनमें ये है कि सेम पे रहेगा, लेकिन वो ऑफिस का काम है कि वो क्या डिसाइड करते हैं आगे से। आपको अगर एसएस बना रहे हैं स्टेशन पे, या फिर आपको 3-4 स्टेशनों के टीआई ट्रैफिक इंस्पेक्टर, जो ट्रैफिक को देखता है कि क्या ट्रेन कैसे हैं, सब मैनेज करने वाला। तो दोस्तों ये जो फर्स्ट प्रमोशन आया आपका 4 साल में, ऑलमोस्ट जो है 4 ईयर्स है, इसमें आपको मिल जाता है। ओके, देन बात करते हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव। सीनियर एग्जीक्यूटिव जब आप ये एग्जीक्यूटिव कर लोगे ज्वाइन, उसके आप 3 साल बाद, यानी कि 3 इयर्स के बाद आप AM यानी कि असिस्टेंट मैनेजर जो है E1 का एग्ज़ाम देने के लिए क्या हो जाओगे, कैपेबल हो जाओगे। आप जो है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे सकते हो इससे। ओके, AM के लिए आप डायरेक्ट 3 साल के बाद में, आप अगर कोई वैकेंसी निकलती है डिपार्टमेंट तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। और AM की जो होती है बेसिक वो 60,000। ओके, सो
आप ये मान लीजिए कि आप 4 साल में बन गए सीनियर एग्जीक्यूटिव, देन 6 साल में है आपको 6 साल में क्या एएम बनाने का है। 6 साल में एएम, इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, जो है एक जेपीएम पोस्ट होती है जूनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, उस पर अगर ब्रेक करते हैं वो आपको सीनियर एग्जीक्यूटिव से जेपीएम बना सकते हैं, एंड देन आपको असिस्टेंट मैनेजर। तो ये 6 साल आप मानो कि आप एपीएम के लिए लग जाओगे। इसमें अगर मान लीजिए आपको 6 साल पे आप नहीं बन पाए एपीएम, वैसे चांसेस हैं क्योंकि अभी ऑर्गेनाइजेशन नया नया है, पॉसिबिलिटी है जगह की, लेकिन नहीं बन पाए तो आपको 6 साल बाद में इसका जो भी स्केल है उसका आपको जो वो आपको इसका स्केल का जो प्रॉफिट है वो दे देंगे, यानी कि आपको बेसिक 60 मिलने लग जाएगी। ओके, इतनी बात समझ में आ गई आपके। चलिए देन नेक्स्ट मैनेजर जो है वहाँ तक E4 तक बात चल रही है। तो मोस्टली ये मानिए कि E4 जो है वो एक मैक्सिमम प्रमोशन आप एग्जीक्यूटिव का मान लीजिए। क्यों? क्योंकि ये फिर जो है डायरेक्ट यूपीएससी कैडर जो है वो इनसे अपॉइंट होते हैं, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन के तौर पे रेलवे से आते हैं या फिर यूपीएससी के थ्रू एब्जॉर्प्शन में आते हैं। रेलवे से आते हैं जैसे IRSC हो गए, IRTS हो गए, ये लोग E5 E6 लेवल में आते हैं, JGM एंड इसमें। ओके, सो आप मान लीजिए कि इसमें आपके 3 प्रमोशन के राउंड अभी मान लीजिए। देन अगर किसी की पॉसिबिलिटी बनती है तो वो डेप्यूटी प्रोजेक्ट मैनेजर भी वो जा सकता है। ठीक है दोस्तों। ओके, सो यहाँ पर मैं ज़्यादातर मैनेजर की जो है वो यहाँ पे 10-10 हज़ार बेसिक जो है बढ़ती जाती है। तो E3 से हो गया, E4 में हो गया तो 17,000 जो आपकी बेसिक हो जाएगी। ओके, सो देन आपको दे रखा है कि मोड ऑफ फिलिंग द वैकेंसी थ्रू वेरियस लेवल्स। चलिए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये प्रमोशन से होते हैं। प्रमोशन में जनरली क्या होता है, जो एब्जॉर्प्शन पे आते हैं जैसे IRTS हो गया, IRSC, मोस्टली यही लोग जो है ये इनका भी आगे प्रमोशन होता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ पहुँचने में जो है बहुत टाइम लग जाता है। या तो आप यूपीएससी क्रैक करके आओ सीधा, अगर आपको यहाँ आना है तो रेलवे में हो, फिर रेलवे से यहाँ पे परमानेंट ऑब्जर्वेशन करवा के हो, या फिर आप जो है अगर प्रमोशन लोगे एग्जीक्यूटिव से, तो एग्जीक्यूटिव में आप देखिए कि 50% बाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड 50% बाई प्रमोशन। यानी कि जो 50% जो वैकेंसी आती हैं वो मान लीजिए 100 पोस्ट हैं, 100 की अप्रूव किया हुआ है, 100 में से जो 50 पोस्ट है वो क्या भरी जाएंगी, ओपन रिक्रूटमेंट के थ्रू। जैसे कि आपकी है तो ये ओपन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, आप परमानेंट एम्प्लॉई हो, ठीक है, तो परमानेंट एम्प्लॉई हो आप, रेगुलर एम्प्लॉई। देन जो 50 आपकी बचेंगी वो किस कौन रहेगा, जो नीचे आपके जूनियर एग्जीक्यूटिव हैं वो 4 साल या फिर आपको 6 साल में। अभी इसका जो है प्रमोशन पॉलिसी का जेई का बना नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से 6 साल जो मिनिमम इनको लगेंगे यहाँ पे पहुँचने में। ठीक है, सो अब बात करते हैं कि जेई आपका एग्जीक्यूटिव बनेंगे। 50% आपका एग्जीक्यूटिव जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से, 50% जो नीचे वाले जेई जूनियर एग्जीक्यूटिव हैं वो बन के आएंगे। देन हम सीनियर एग्जीक्यूटिव की बात करें तो सीनियर एग्जीक्यूटिव सिर्फ कौन बनेगा, एग्जीक्यूटिव। 100% जो है वो बाई प्रमोशन से होंगे। ठीक है, एग्जीक्यूटिव का सब लोगों का यहाँ पे जो होंगे उनका प्रमोशन हो जाएगा 4 साल के अंदर, सीनियर एग्जीक्यूटिव। देन हम असिस्टेंट एएम की बात करते हैं, जो 50% है वो बाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, प्लस इसमें क्या है कि आपको एक्सपीरियंस बेस पे ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसमें एक्सपीरियंस बेस पे निकलते हैं एग्ज़ाम मोस्टली एएम के। अभी कोई रिक्रूटमेंट इसका आया नहीं है, पर फ्यूचर में आएगा। देन आप जो 50% नॉर्मली बाई प्रमोशन कि जो सीनियर एग्जीक्यूटिव बनते हैं वो फिर प्रमोशन से असिस्टेंट मैनेजर। तो डायरेक्ट वाले में मान लीजिए कोई डिपार्टमेंटल वैकेंसी आई है या इसमें प्रमोशन वाले में है, तो उसके लिए आपको एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। रिटर्न एग्ज़ाम होती है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, उसमें रिटर्न होता है, प्लस आपका इंटरव्यू होगा, प्लस आपका क्या होगा, इंटरव्यू। ओके, सो आप एएम बन गए। एएम के बाद आपका जो आप मैनेजर जाओगे उसका कोई डायरेक्ट नहीं है, उसका सीधा 100% बाई प्रमोशन और एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है, इंडियन रेलवे से। अभी जो क्या है कि मोस्टली ऊपर वाले पे स्टाफ है, ये सब जो लोग हैं
ये भी IR से हैं, डेपुटेशन पे हैं या फिर एब्जॉर्प्शन पे हैं, परमानेंट एब्जॉर्प्शन पे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। इसके अगर आप यहाँ पे माने तो ये भी जो 100% प्रमोशन, तो ये बाकी ऊपर वाले सारे प्रमोशन या फिर रेलवे से सीधा एब्जॉर्प्शन पे। ठीक है, आपको इतनी समझ में आ गई। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके रिगार्डिंग आपको अगर और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। जेई का जो है जैसे भी कोई आता है प्रमोशन से रिलेटेड पॉलिसी तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इसका भी प्रमोशन पॉलिसी आ जाएगा, उसमें भी एग्ज़ाम के थ्रू आपको एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, जेई वाले भी रिटर्न। तो मैं आपको ये बता रहा था। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो जो है एक उसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ बॉन्ड के बारे में कि कैसे बॉन्ड है, इतना बॉन्ड क्यों है, क्योंकि DFCCL जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है। ये मान लीजिए कि अराउंड हम 84 लोग थे तो अराउंड हम पे 2.5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ठीक है, ट्रेनिंग कॉस्ट। सो इतना इसके अलावा आपको ट्रेनिंग में TA भी देता है, यानी कि आपको सैलरी तो मिलेगी। ठीक है, जो सैलरी मिलनी है आपको मिलेगी, पर आपको 800 रुपये डेली ट्रांसपोर्ट अलाउंस TA प्लस DA मिलेगा, यानी कि DNS अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 800 उस ट्रेनिंग में। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो एक तो बॉन्ड पे चर्चा करेंगे हम, देन मैं आपको करने वाला हूँ अलाउंस, जो अदर अलाउंस है जैसे मेडिकल अलाउंस है। अभी पता है आपको कोविड में DFC ने कहा है कि आप जो है 5 लाख का है हमसे एडवांस पेमेंट ले लीजिए, अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट ऐसी है, कोई आपके इशू है, कोई डिपेंडेंट का कोई मतलब कोविड से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी एडमिट हो रही है तो आप एडवांस कैशमेंट भी ले सकते हैं। दूसरा DFCCL में एक सबसे अच्छी आपको बात बताता हूँ, जो और डिपार्टमेंट्स नहीं देता, जनरली रेलवे में मिलता है और पुलिस में मोस्टली। अगर किसी एम्प्लॉय की काम के टाइम डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उसके जो डिपेंडेंट है, उसकी वाइफ हो गई या उसके बच्चे हैं, उनको क्या है जॉब देगा DFC, परमानेंट जॉब जो है उनको देगा। तो ये एक अच्छी खास बात है, ये एक अच्छा इसका पॉइंट है, क्योंकि दूसरे डिपार्टमेंट्स में ऐसा नहीं होता। तो ये एक इसमें अच्छा है। अभी हमारे एक जो DPM डेप्यूटी प्रोजेक्ट मैनेजर सर थे, उनका कोरोना से जो है डेथ हो गई थी, तो उनको एक इसके लिए निकाला था कि उनके किसी डिपेंडेंट को एक जॉब दी जाएगी। तो ये एक अच्छा इसका ये भी है कि फैमिली के आपके सिक्योर रहे आगे उसके लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ऐसा वीडियो पसंद आया होगा। आपको जो भी डाउट है, इसमें भी कोई डाउट है प्रमोशन पॉलिसी में, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम या फेसबुक पे जो है मैसेज कर सकते हैं, जैसे ही टाइम मिलेगा आपको बताऊंगा, या आप कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपको वो उसका रिप्लाई करके आपको बता दूंगा। देन DFCCL की जो हिस्ट्री की वीडियो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी वो बनाने वाला हूँ, वो जल्दी अपलोड कर दूँगा। आपको उसकी PDF भी अब की बार डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छा पढ़ रहे होंगे। आप अदर एग्ज़ाम जो SSC एस्पिरेंट्स हैं, वो भी SSC के, CPO के, CGL के कोई एस्पिरेंट्स हैं, उनको कोई स्ट्रेटजी में अपने पढ़ाई में कोई इशू आ रहा है तो वो भी मेरे को बता सकते हैं। मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी डिफ़िकल्टी झेली हैं। इंग्लिश में कैसे इम्प्रूवमेंट होना है, तो वो सब मैं सोच रहा हूँ SSC पे भी एक सीरीज़ ऐसा कुछ बनाऊँ जिससे लोगों को, एस्पिरेंट्स को थोड़ा फ़ायदा हो। दोस्तों ये वीडियो आज यहीं ख़त्म करते हैं। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, थोड़ा बूस्टर मेरे को भी मिलना चाहिए, वो बनता भी है। और आप सब जो है सेफ़ रहिए, कोविड जो है सेकेंड वेव ख़त्म होने तक। अपना कोवैक्सीन पे रजिस्ट्रेशन करवाइए, वैक्सीन लगवाइए, एंड देन आपकी जो है अच्छे से पढ़ाई चालू रखिए। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।